बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़राअत से ज़िंदगी प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह सादिया और ज़राअत से ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे कपास और कपास के काश्तकार की। यानी एक दफ़ा फिर हम बात कर रहे हैं कपास की फसल की, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कपास की फसल के दूसरे मरहले यानी फूल और गुड्डी बनने के अमल का मरहला। पहले मरहले में हमने बात की थी बिजाई से लेकर 45 से 60 दिन की, जिसे हमने पहले मरहले का नाम दिया था। अब प्रोग्राम को हम उस मरहले से आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे फूल और गुड्डी बनने के मरहले और चुनाई के मरहले तक के अमल की, और जानेंगे कि इस सारे मरहले में अमूमन क्या मसाइल आते हैं और किन किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान न पहुँचे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फूल, गुड्डी और टीने बनने के मरहले और चुनाई तक के अमल की, और जानेंगे कि इस तमाम मरहले में अमूमन क्या मसाइल आते हैं, किन किन एहतियाती इक़दाम की ज़रूरत है ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान न पहुँचे। और इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने जिस मेहमान को दावत दी है उनका ताल्लुक़ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और वहाँ से उन्होंने MSc एंटोमोलॉजी की है। 25 साल से ज़ायद अरसे से ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं। मेरे साथ हैं आज जनाब अबरार अहमद खान गौहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, तशरीफ़ लाइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने ज़राअत से ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, जिसमें बाहर की ये कोशिश होती है कि अपने काश्तकार भाइयों तक तमाम वो अहम और मुफीद मालूमात पहुँचाई जा सकें जिससे उनको बेहतरीन फसल और मुनाफा हासिल हो सके। अच्छा अबरार साहब, कपास के काश्तकार जो है वैसे तो वो हमेशा ही खौफ और ख़दशे का शिकार रहते हैं, लेकिन दूसरा मरहला जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं यानी फसल जो है वो फूल, गुड्डी और टींडे बनने के मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस मरहले पर आप क्या तजवीज़ करेंगे कि काश्तकार को क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में ये है कि जो भी फसल काश्तकार है, फसल काश्त करने वाला काश्तकार जो है, उसको डेली अपनी फसल को विज़िट करना चाहिए। सुबह के वक्त नमाज के बाद जाए और उस वक्त देखे, क्योंकि जो कीड़े हैं वो रात में शाम के बाद अपने एक्शन में होते हैं, पत्तों के ऊपर आके उसकी जो है ना खाने पीने का अमल वो रात को होता है। तो जब सुबह जाके देखेगा तो चेंज उसको नज़र आएगी। जो ही चेंज उसे नज़र आती है तो उसको उसी वक्त कंपनी के किसी नुमाइंदे से या एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिल के रब्ता करके कि ये कंडीशन है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो उसको विजिलेंट रहना चाहिए। अच्छा अबरार साहब, आपने सुबह के जो वक्त का जिक्र किया, ये इम्पॉर्टेंट है कि सुबह के वक्त जो है वो मुआयना किया जाए, और उस मुआयने में यही देखना है अपने कि आपको कोई ख़ास अलामात क्या पत्तों पे नमूदार होंगी, और क्या इस मरहले को ही पेस्ट स्काउटिंग कहते हैं या पेस्ट स्काउटिंग से आपकी मुराद या कुछ और ली जाती है ज़राअत में? मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब किसान अपने खेतों में जाएगा तो उसको मुख्तलिफ़ कंडीशन नज़र आएंगी। अगर तो पत्तों की शक्ल नीचे की तरफ मुड़ी हुई है तो फिर उसको कहते हैं सब्ज़ तेले का हमला। अच्छा। और अगर पत्तों की शक्ल ऐसे ऊपर की तरफ कौली नुमा शक्ल बन गई है तो ये सफ़ेद मक्खी की अलामत है। और अगर पत्ते बिल्कुल ऐसे खड़े हैं और ऐसे हवा से ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और उनमें से एक साइड पे चमक भी नज़र आती है, सिल्वरी टाइप चमक, और वो थ्रिप्स की निशानी है। अच्छा। यानी हर तेले की, हर रस चूसन वाले की एक अलग कंडीशन वाज़े तौर पे सामने आ जाती है। जब ये चीज़ें वो महसूस करे तो करीबी किसी ज़राअत के नुमाइंदे से या ज़राअत के ऑफिसर से रब्ता करके तो उससे उसका इलाज के लिए दवाई तजवीज़ करवा सकते। अबरार साहब, आप बात कर रहे थे दूसरे मरहले में सफ़ेद मक्खी, चुस्त तेला और गुलाबी सुंडी की। इसके बारे में हम ज़रा तफसील से जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत परेशान होते हैं इस मरहले पर कपास के काश्तकार, इन तीनों जो हैं हमला आवरों। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जब किसान सुबह अपने खेतों में जाता है तो उसको जब भी कोई चेंज नज़र आती है, मसलन सब्ज़ तेला अगर उसके ऊपर अटैक हुआ पड़ा है तो वो पत्ते नीचे की तरफ मुड़े हुए होंगे। ठीक है। तो उसको एक निशानी के तौर पे पता चल जाएगा कि ये सब्ज़ तेला, जिसे जैसड भी कहते हैं, जिसे चुस्त तेला भी कहते हैं। ठीक है। और उसके साथ दूसरा मरहला जो है वो है सफ़ेद मक्खी का। सफ़ेद मक्खी में बालग होते हैं और बच्चे होते हैं। बालग का काम है मिलाप करना, मून नाइट्स में वो मिलाप करते हैं, और जो बच्चे हैं उसका काम है कि पत्ते की निचली तरफ से रस चूसना, और उनका लेसदार मादा भी खारिज करते रहते हैं, और गर्दो गुबार की वजह से वो
लेसदार मादा जो है ना वहाँ आ जाता है, काला रंग हो जाता काला है। रंग हो जाता है। अच्छा। और उसको एक फंगस डेवलप हो जाती है जिसको सूटी मोल्ड कहते हैं। ठीक है। पौधों में जनरली सब्ज रंग होना चाहिए। सही। ये अमले तालीफ के लिए बुनियादी ज़रूरत है। ज़ियाई तालीफ के लिए हाँ, क्लोरोफिल की मौजूदगी बहुत इन द ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल और ये जो फोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीफ जो है, ये अमल अगर ग्रीनरी नहीं होगी, ब्लैकिश हो जाएगा, तो वो तो फूड मैन्युफैक्चरिंग, पत्ते फूड फैक्ट्री होते हैं, तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, तो ज़ाहिर है फिर उस पर फसल क्या आएगी। उसमें ये होता है कि पौधा कमज़ोर क्या होगा कि जब फूड फैक्ट्री ही काम नहीं कर रही होगी, वो जो फूल, गुड्डी और जो टिंडे बनने हैं उनको खुराक सप्लाई नहीं होएगी। बिल्कुल सही। तो जब खुराक सप्लाई नहीं होगी तो उनकी शेडिंग शुरू हो जाएगी। कितने फीसद नुकसान तकरीबन हो सकता है अगर सफ़ेद मक्खी के हमले पे बरवक्त जो है काश्तकार कोई अपना रिएक्शन ना करे? ये सफ़ेद मक्खी तो इतनी मतलब कुछ अरसे से, बल्कि काफ़ी अरसे से इसकी वजह से वायरस भी डेवलप हो जाता है। अच्छा। उसको लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। उसकी वजह से तो फसल की रंगत, उसकी शक्ल, उसकी प्रोडक्शन वो सारी मुतासर हो जाती है। तकरीबन 50% तकरीबन 50%। आधे से ज़्यादा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है 50%। इसलिए हमारे किसान को बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसकी स्प्रे के लिए अगर एक स्प्रे से उसे कंट्रोल नहीं मिल रहा तो उसको फ़ौरन दूसरी स्प्रे के लिए तवज्जो करनी चाहिए। अच्छा, आपने भी बताया कि जब ये बालिग हो जाती है तो ये और ज़्यादा मक्खियाँ जो है वो पैदा करती है, और जो बच्चे होते हैं वो मुसलसल फसल को जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये तो एक बड़ा मरहलावार इनका जो है वो सिलसिला जारी है, यानी अभी बच्चे अभी जवान होके वो और मक्खियां बनेंगे, वो फिर और एक नस्ल आती जाएगी, तो नस्ल दर नस्ल नुकसान का सिलसिला जो है चलता जाता है। इसमें ये है ना कि मैंने जो कहा है कि किसान को विजिलेंट रहना चाहिए, रोज़ाना अपनी फसल को ऐसे देखना चाहिए जैसे वो अपने बच्चों की देखभाल करता है। ठीक है। और वो जब पौधे जो कहते हैं ना, पौधे बोलते हैं, जब मालिक उनको सर के ऊपर रोज़ाना विजिट करेगा तो उसको फसल की जो कंडीशन तब्दील हुई नज़र आएगी। अगर तो फसल का कंट्रोल अच्छा जा रहा है तो उसका दिल खुश हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसकी फिर ये निशानियां हैं जिसको देख के वो अपने किसी कंपनी के नुमाइंदा से या वहाँ जो ज़राअत का अफसर है उससे मिल के दवाई तजवीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्या एक ही दवाई दोनों के लिए, बालिग मक्खी के लिए भी और बच्चों के लिए भी मौसर है, एक ही स्प्रे? इसके लिए ओविसाइडल एक्शन जो है वो दवाई अलहदा होती है, अडल्ट कंट्रोल करने वाली दवाई अलहदा होती है। अच्छा। जो अडल्ट है उसकी तो उम्र ही 3-4 दिन है, वो तो मर जाएगी, लेकिन वो जो बच्चे हैं उसमें से फिर वो प्यूपा बन के वो बालिग बन जाएंगे जी। हमें ज़्यादा तवज्जो जो रखनी चाहिए उड़ने वालों के साथ साथ बच्चों को कंट्रोल करने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। राइट। तो ऐसी दवाइयाँ अब मार्केट में आ चुकी हैं जो उसके अंडे को, बच्चों को भी कंट्रोल करेगी और बालिग को भी कंट्रोल करेगी। अच्छा, बिल्कुल सही। लेकिन आपके ख्याल में ज़्यादा नुकसान जो है वो बालिग मक्खी की निस्बत उसके बच्चों से पहुंच रहा होता है, क्योंकि वो पौधे को बालिग ने तो बच्चे दे दिए और बच्चों ने फिर खाना शुरू कर दिया पौधे को नुकसान, और जो खाना शुरू किया है उसका दूसरा जो एक्शन है वो है लेसदार मादा खारिज करना, एक्सक्रीटा जो उसका है, और वो गर्दो गुबार के साथ वो एक कॉलोनी बना लेता है। सही। पत्ते के नीचे जो है वो रस चूसता है और वहीं खारिज करता है अपना। ठीक है। और उसका एक्सक्रीटा निचले वाले पत्ते पे भी गिरता है और उसकी भी ग्रीनरी सारी जो है वो भी ब्लैकिश हो जाती है। इस तरह फूड मैन्युफैक्चरिंग जो है, फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो रुक जाता है। जब फोटोसिंथेसिस का अमल रुकेगा तो फूल भी, गुड्डी भी और टीले भी वो ग्रो नहीं करेंगे बल्कि उनकी शेडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे आपने जिक्र किया कि सफ़ेद मक्खी का हमला और इसकी 2 स्टेजेस के, उड़ने वाली मक्खी और बच्चे, लेकिन उसके साथ अगर हमला हो जाए गुलाबी सुंडी का भी, चुस्तेले का भी, यानी कॉम्बिनेशन एक हो, तो उसमें फिर क्या काश्तकार करे और उसमें भी क्या फिर एक ही स्प्रे या मौसर? उसमें भी ऐसे प्रोडक्ट डेवलप हो चुके हैं जो रस चूसने वालों को भी कंट्रोल करते हैं और
सुंडियों को भी कंट्रोल करते हैं। ऐसे इस वक्त मार्केट में मॉडर्न जो है साइंस ने ये सारी चीज़ें बना दी हैं। सिर्फ देखना ये है उस किसान ने अपनी फसल को देखते हुए मशवरा किसी अच्छे आदमी से करना है ताकि वो उसको एक अच्छी दवाई तजवीज़ कर सके जो एट ए टाइम फुलगुड्डी को भी कंट्रोल करे, उसके ऊपर जो स्पॉटेड का अटैक होता है वो भी कवर हो जाए, और जो फूल के अंदर दाखिल हो जाती है ना गुलाबी सुंडी, और फिर वो ऊपर से अपने सलाइवा ऐसा खारिज करती है कि फूल अंदर से जुड़ जाता है, वो मदानी की शक्ल का फूल बन के और गुलाबी सुंडी उसके अंदर चली जाती है। उस वक्त देखना ये होता है कि हमारे पास ऐसी दवाई हो जो उसके अंदर तक पहुंच जाए, ट्रांसलेमिनर एक्शन उसका हो और अंदर जाके उसको कंट्रोल कर ले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपने हमें बता दिया दूसरे मरहले के ऊपर हमलावर जो हैं, जो कपास की फसल के नुकसान पहुंचाने वाली वो तमाम, भले वो सफ़ेद मक्खी है, भले वो चुस्त तेला है, भले वो गुलाबी सुंडी है, कि उनके हमले की क्या अलामात होंगी और कैसे उनको डील करना है। चुनाई के मरहले के बारे में भी हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने चुनाई के मरहले में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें और वहाँ पे किसान को और काश्तकार को किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जब किसान अपने इन सारे मराहल को देखता हुआ रस चूसने वाले कीड़ों को भी कंट्रोल कर लेता है, सुंडियों को भी कंट्रोल कर लेता है, तो उसके सामने फूल गुड्डी की एक वाफर जो है ना फ्लॉरिशिंग नज़र आती है, फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और गुड्डियाँ बनती हैं, फिर फूल बनते हैं, फिर उनसे टिंडे बनते हैं। इन चीज़ों को हमने कीड़ों से, रस चूसने वाले कीड़ों से और कुतर कर खाने वाले कीड़ों से बचाना है। जब ये हम बचा के अगले मरले में दाखिल होते हैं तो वो टिंडे जो है ना वो खिलने की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त भी एक और किस्म का कीड़ा होता है, उसको हम एफिड कहते हैं, ठीक है, जो कि सुस्त तेला है। पहले था चुस्त तेला, अब है सुस्त तेला। ये काले रंग का होता है और इसमें भी जो वाइट फ्लाई के बच्चों की तरह ये भी लेसदार मादा खारिज करता है। सही। और इसका बड़ा स्लोली चलता है, लेकिन इसका जो एक्सक्रीटा लेसदार है वो सबसे ज़्यादा नुकसान, वो तो थे पत्तों के ऊपर, ये तो फुट्टी के ऊपर आ गया। अच्छा, तो ये मोस्ट डेंजरस है। हाँ, इसलिए हमें जब फुट्टी खिल रही होती है उस वक्त हमें एफिड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अच्छा, तो इसको भी हमने जब कंट्रोल कर लेना है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी फसल जो है वो फुट्टी से जो भर जाएगी, टिंडे सारे खिलने शुरू हो जाएंगे और उस वक्त एक खुशी का मरहला होगा। और वाइट हम उससे गोल्ड अंदाजा कर सकते हैं। हाँ, वो जो वाइट गोल्ड है ना वो फसल में खिला हुआ नजर आएगा। हाँ जी। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि बाज़ औक़ात ये गलती भी होती है चुनाई के मरहले में कि वो मतलब साफ फुट्टी को और ये जो खराब फुट्टी उसको मिक्स भी कर देते हैं, ये भी नुकसान। वो ठीक है, लेकिन इसके लिए हम जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो अमूमन इलाके में औरतें जो है ना वो चुनती हैं। हाँ जी। हमारा मशवरा है कि वो औरतें अपना सर जो है उसको ढांप के रखें ताकि वो जो बाल हैं उनके वो फुट्टी में शामिल ना हो सके। अच्छा। और फिर जो उसने वो अपना बैग कंधे पे डाला हुआ है वो भी सूती होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, ताकि उसके अंदर भी कंटेमिनेशन ना हो किसी और चीज़ की। और जो चुनाई का मरल है वो तो औस त्रेल जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, सुबह 10 बजे के करीब 9 बजे के बाद वो देख ले कि आज का मौसम कैसा है। औस जो है पड़ी हुई थी अब खुश्क हो गई है, उसके बाद वो चुनाई शुरू करे ताकि वो कपास जो है वो गीली ना हो और वो हवा की वजह से या गर्दो गुबार की वजह से वो भी ख़राब ना हो। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं जो हमारी चोनियों को ध्यान रखना होता है, और जो मालकान हैं उन्होंने उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब करना है कि भाई आपका सर ढांपा हुआ हो, आपका जो बैग है वो जो थैली कपड़ा सा होता है जिसके अंदर फुट्टी को ऐसे मोढे के ऊपर डाल लेती हैं, उसके अंदर फुट्टी डालती जाती हैं, वो फिर ला के एक जगह पे रखती हैं। तो ये सारा मरहला जो है वो भी किसान को उनको एजुकेट करना होता है। ठीक है। मैं अपने किसान भाइयों को मशवरा दूंगा कि चुनाई उस वक़्त शुरू करनी चाहिए जब 50% से
ज़्यादा जो है ना टिंडे खिलना शुरू हो जाए। ठीक है। और किसान वैसे भी कुदरती तौर पे भी जो पौधा होता है वो नीचे वाले जो टिंडे होते हैं वो पहले खिलते हैं। ठीक है। और पहले वहीं से इनको भी चुनाई भले शुरू ऊपर होनी भी चाहिए। कोई खिला हुआ हो, लेकिन स्टार्ट नीचे से ही करना चाहिए। ठीक। उसमें ये है कि ऊपर से अगर कोई मौसमी तगय्युरात की वजह से ऊपर वाली कपास अगर पूरी तरह से नहीं सूखी, लेकिन नीचे वाली तो सूखी हुई है, हमें स्टार्ट नीचे से ही करना चाहिए। बिल्कुल। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें किसानों को खुद भी पता है, लेकिन चलो आज हम भी उन्हें कह देते हैं। अच्छा अबरार साहब, आपने बहुत सी मुफीद मालूमात शेयर की, लेकिन कोई और बात जो कि आप कपास के काश्तकारों के साथ शेयर करना चाहें? मैं सजेस्ट करूंगा अपने किसानों को, क्योंकि मुल्की सतह पे पिछले एक अरसे से हमारा डाउनफॉल जा रहा है। हमारी कपास जो है ये मुल्की एक्सपोर्ट में इसका बहुत बड़ा रोल था, जो कि अब कम हो के 50% से भी नीचे चला गया। ये जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है और इसके अंदर एक वैल्यू है, वैल्यू एडिशन भी इससे, टेक्सटाइल यूनिट सारे इसी से चलते हैं। और हमारे किसान को बड़ी तवज्जो से तगदो करके इसको पेन लेके तवज्जो से करना चाहिए ताकि एक अच्छी प्रोडक्शन आ सके। हाँ, बल्कि जो काश्तकारों के जहन में रहना चाहिए कि जहाँ पे कपास काश्त की जाती थी, कपास को छोड़ के तो गन्ना कमाद काश्त किया गया उन ज़मीनों पे ज़्यादातर। लेकिन पिछले साल जिन लोगों ने कपास काश्त की, उन्होंने कमाद की फसल की निस्बत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रेट था उससे भी ज़्यादा रेट के ऊपर कपास की जो है वो गांठें फरोख्त हुई हैं। वो उसमें ये है ना, डिमांड एंड सप्लाई। हाँ। चूँकि आजकल सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। हाँ। हमारे अपने मुल्क की सतह की जितनी टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको भी कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए हम ही अगर इसके ऊपर पूरी तवज्जो करें, हमारा किसान तवज्जो करे, तो उसको ज़्यादा पे बैक मिल सकता है, ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, उसको किसान को भी फ़ायदा होगा और मुल्क की सतह पर। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अबरार साहब। और बायर का ये जो प्रोग्राम है ज़राअत से ज़िंदगी, ये भी इसी काविश की एक कड़ी है कि काश्तकारों को तमाम वो मालूमात पहुंचाई जाएं जो कि एक बेहतरीन फसल के लिए लाजिम है, ताकि वो कपास की फसल से मुनाफा बख्श पैदावार हासिल कर सकें। आपने उसमें शामिल हुए और आपने अहम और मुफीद मालूमात जो हैं काश्तकारों के साथ शेयर की, उसके लिए आपका शुक्रिया। मेन चीज़ तो यही है ना हमारी, कि हमने अपने मुल्क के लिए, वैसे तो एक किसान का मसला है, कंपनी का अपनी सिर्फ दवाइयों का मसला है, लेकिन कोलैबोरेशन जो है मुल्की सतह पे जो सोच है वो किसान को हमने अपने साथ लेके एजुकेट करना है। ठीक है। उसमें हमारा बिजनेस भी है और हमारे मुल्क की इज्जत भी है, और ये हमारी एक्सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में एक लेवल है हमारी कॉटन की, जो स्टेपल लेंथ है और उसकी विगोरस है, और ये चीज़ें वैल्यूएबल है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले मरहले में आपने सुना कि अबरार साहब ने हमें बताया है कि किस तरह से कपास की फसल का दूसरा मरहला और उस पर हमला आवर सफ़ेद मक्खी और उसके बच्चे और गुलाबी सुंडी एंड चुस्तेला किस कदर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं कि 50% तक पैदावार जो है वो मुतासर होती है। अब हम बुलाएंगे बायर के एक्सपर्ट को, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमने इनके ऊपर मौसर कंट्रोल हासिल करना है ताकि हम बेहतरीन फसल हासिल कर सकें। सो इस वक्त मैं यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ जनाब मोहम्मद अशफाक साहब को, जो कि रीजनल सेल्स मैनेजर हैं बायर पाकिस्तान के। तशरीफ लाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए ज़राअत से ज़िंदगी प्रोग्राम में। आज हम कपास की फसल के दूसरे मरहले पे बात कर रहे हैं, और जो बातें मैंने सुनी हो तो मुझे बहुत ही परेशान कुन लगी हैं। यानी एक ऐसी अटैक फसल के ऊपर कि जिससे 50% पैदावार जो मुतासर हो जाए, तो काश्तकार तो इसीलिए डर जाते हैं फिर कपास को काश्त करने से। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपके तवज्जुह से, इस प्लेटफार्म के तवज्जुह से काश्तकार जो है उनकी कपास की फसल का एक बहुत ख़तरनाक और अहम कीड़ा सफ़ेद मक्खी, उस पर हम आज बात करेंगे कि उसको कौन सी ऐसी अच्छी हिकमत अमली हम अपनाएं कि उसको हम बेहतर कंट्रोल कर पाएँ। तो अभी जिस तरह आपने कहा ना सफ़ेद मक्खी, तो वाकई सफ़ेद मक्खी एक इंतहाई ख़तरनाक कीड़ा है। सफ़ेद मक्खी क्या करती है, जब ये कपास के पत्तों पर हमलावर होती है तो उसका रस चूस लेती है। जब रस चूसती है, एक तो रस चूसने का नुकसान किया, दूसरा से नुकसान ये किया कि अपने जिस्म से एक लेज़दार मादा खारिज करती है जो पत्तों के ऊपर उसको आ जाता है, जिससे
हवा में एक सूटी मोल्ड होती है फंगस, वो आ जाती है और पत्ता काला हो जाता है। जब पत्ता काला होता है तो खुराक बनाने के काबिल नहीं रहता। तो इसके नताइज क्या आते हैं कि जो रस मौजूद था वह सफ़ेद मक्खी ने चूस लिया, मज़ीद काले पत्तों को जैसे रस नहीं बन पाता तो जो टिंडों को खुराक जा रही होती है वो नहीं जा पाती, जिससे टिंडे जो लगे हुए होते हैं वो बरकरार नहीं रहते और जो नए टिंडे हैं उनकी बनने की गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा, सफ़ेद मक्खी के नुकसान का आपने बताया, अब इसमें ये भी ज़रा तखसीस कर दें कि बालिग मक्खी ज़्यादा नुकसान करेगी या उसके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नुकसान करेंगे? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। जो हमारा काश्तकार है आम तौर पे वो सफ़ेद मक्खी के बाले से डरता है। उसकी वजह ये होती है कि उसको नज़र उड़ता वही आता है। लेकिन आप हैरान होंगी कि एक सफ़ेद मक्खी का बालिग 100 से 150 अंडे देता है। अब उसमें से फिर बच्चे निकलते हैं। एक तरफ एक मादा है, उसने 150 अंडे दिए, लामहला बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी। तो हम जो ज़री माहिरीन हैं, हम काश्तकारों को ये मशवरा देते हैं कि एक सफ़ेद मक्खी का बालिग इतना नुकसान नहीं करता जितने उसके बच्चे करते हैं। उसकी कुछ वजूहात है। पहली वजह, बालिग जो है वो एक है, उसके बच्चे ज़्यादा हैं तो तादाद ज़्यादा है। दूसरी बात, सफ़ेद मक्खी का जो बालिग है जब आंधी आती है, बारिश आती है तो वो उस पौधे को छोड़ के, कपास के पौधे को, आसपास के पौधों पे चला जाता है, जबकि सफ़ेद मक्खी के बच्चे कहीं नहीं जाते, वहीं बैठ के रस चूसते रहते हैं। जो सफ़ेद मक्खी का बालिग है इसकी उम्र 1 हफ्ता है और जो बच्चे हैं उनकी उम्र 15 दिन है। अब आप बताएं 1 हफ्ते वाला ज़्यादा खाएगा या 15 दिन वाला? तो लामहला 15 दिन वाला ज़्यादा नुकसान करेगा। फिर सफ़ेद मक्खी के जो बच्चे हैं, जिस तरह हमारे आपके बच्चे ज़्यादा रुझान उनका खाने की तरफ होता है तो वो खुराक की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं और पौधों का ज़्यादा नुकसान करते हैं। जबकि बालिग ने अगली नस्ल बढ़ानी होती है तो ज़्यादा रुझान उसका उस तरफ होता है। इसलिए हमें ज़्यादा अपने कपास को बचाने के लिए बालिग के साथ साथ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हम सफ़ेद मक्खी के बच्चों का बेहतरीन कंट्रोल करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब इसका तरीका भी बताएं कि कैसे महफूज करें वो अपनी फसल को इस खतरनाक हमलावर से। बहुत ताकतवर, मुनफरिद और मौसर दवा है, उसका नाम है मोवेंटो। अब हम ये देखते हैं कि सफ़ेद मक्खी क्यों हमारे काश्तकारों का सर का दर्द बनी हुई है। तो थोड़ा मैं इसमें आपको कुछ तफसील बताना चाहूँगा कि जिस वक्त जो पौधा है कपास का, उसको हम 3 हिस्सों में अगर तकसीम करें, ऊपर वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, सफ़ेद मक्खी इतनी सियानी होती है कि अपने बच्चों को वो दरमियानी हिस्से में रखती है। अच्छा। ताकि यहाँ तक दवाई नहीं पहुँच पाती। अब जो मार्केट में ज़रियात मौजूद हैं वो एक तरफा सरायत पजीर हैं, एक तरफ चलती हैं। अगर इस ऊपर वाले हिस्से में स्प्रे हुआ है तो यहीं से ऊपर चली जाती हैं, जबकि दुश्मन कहाँ मौजूद था? दरमियान वाले हिस्से में, नीचे में। उन अब ऊपर चली गई, दवाई ना उस हिस्से में पहुँची है, बिल्कुल ना पहुँची, ना काम किया उसने। तो काश्तकार स्प्रे कर करके थक जाता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो मोवेंटो इसके बरक्स काम करता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही दवाई है जो 2 तरफा सरायत पजीर है, उसका नाम मोवेंटो है। मोवेंटो जब हम स्प्रे करते हैं तो जहाँ वो स्प्रे होती है उससे ऊपर वाले हिस्से में भी हरकत करती है, उससे नीचे वाले हिस्से में भी हरकत करती है। इस तरह पौधे में चलना शुरू कर देती है। जब ये निचले वाले हिस्से में जाती है तो सफ़ेद मक्खी के बच्चों को कंट्रोल करती है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि किस तरह ये ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों में हरकत करती है, मुंतकिली करती है। तो उसमें इस तरह होता है कि पौधे के निज़ाम में 2 तरसील के निज़ाम हैं। एक है, उसे कहते हैं जाइलम, नीचे से ज़मीन में पानी और ग़िज़ाई अज़ा होते हैं, वो नीचे से ऊपर जिस नाली में जाते हैं जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम जो ऊपर से बिल्कुल नीचे आ रहा होता है। हाँ। इसका मतलब आपने साइंस में पढ़ी अच्छे हुई है। स्टूडेंट आप। तो जो फ्लोएम है, अब जो खुराक गई है पत्ते तक, पत्ते में ज़ाई तालीफ का अमल होना है, उसमें जो तैयार खुराक होनी है, तवानाई होनी है, वो फ्लोएम के नालियों के ज़रिए फिर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाएगी, चाहे वो पत्ते हों, गुड्डी हो, फूल हो, टिंडे हो, तना हो या जड़ हो। तो अब मोवेंटो जो हमारी दवा है वो इसी फ्लोएम में चलती है। इसी फ्लोएम के जो तरीकाकार, इसको ब्रोयकार लाती है। तो वो पूरे, अब क्या होगा, मोवेंटो स्प्रे हुई, पूरे पौधे को वो जहर आलूद कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब ये 2 तरफा जो सरायत पजीरी है, ये खसूसियत है, तो हमारे काश्तकार को उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो जब मोवेंटो ने स्प्रे की एक हिस्से पे, पत्ते के एक हिस्से पे, तो मोवेंटो उस पत्तों से पत्तों में भी चली जाती है, बाकी पत्तों में, ठीक है, और पत्तों से जड़ों तक चली जाती है। जब पूरा पौधा जहर आलूद हो जाता है तो सफ़ेद मक्खी के बच्चे
दरमियानी हिस्से में नीचे छुप के रस चूस रहे होते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि ऊपर मोमेंटो स्प्रे हो चुकी है और जो हम रस चूस रहे हैं उसमें वो मोमेंटो मौजूद है, वो उसी तरह रस चूसते हैं और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब सफ़ेद मक्खी के बच्चे ख़त्म हो जाएंगे तो पौधा तो उसी तरह खुराक बना रहा है जो ज़ैद तालीफ के अमल से, तो वो खुराक अब ज़ाया नहीं हो रही, सफ़ेद मक्खी के बच्चे उसको नहीं खा रहे, नहीं चूस रहे, क्योंकि वो पहले ही मोमेंटो के बाद इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो गए, तो सारी खुराक पत्तों में जाती है। जब पत्तों में जाती है तो बढ़ोतरी अच्छी होती है, पौधे का कद अच्छा होता है। ठीक है, और उसका नतीजा जाहिर बात है कि पैदावार अच्छी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पत्ते जो हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो फूड फैक्ट्री है, उन्होंने जो खुराक बनानी है वो अपने टिंडों को देनी है। जब टिंडों में ज़्यादा भराई होती है तो टिंडे वजनी और फुट्टी उतनी ही बड़ी भी होगी और सेहतमंद भी और होगी, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। बिल्कुल सही। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे काश्तकार हैं उनको मोवेंटो का इंतखाब करना चाहिए। नंबर एक, सफ़ेद मक्खी के बच्चे और बालिग दोनों को बेहतरीन कंट्रोल करती है। मोवेंटो फसल को हरा भरा और सरसब और सेहतमंद बनाती है और टिंडों को वजनी करती है। और क्या चाहिए, मतलब सारा कुछ तो इसमें आ गया। अच्छा, लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल भी बता दें। मैं बिल्कुल बताता हूँ। जहर के इस्तेमाल और स्प्रे से पहले बोतल पर दिए गए लेबल को गौर से पढ़ लें। हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। दस्ताने पहने ताकि महलूल आपकी जिल्द में जज्ब होकर नुकसान ना पहुंचाए। मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जहर सांस के जरिए जिस्म में दाखिल ना हो। आंखों की हिफाजत के लिए चश्मों का इस्तेमाल करें। किसी भी जहर और स्प्रे के मुअस्सर होने का इन्हिसार 3 अवामिल पर है: सही वक्त पर स्प्रे करना, सही मिकदार में स्प्रे करना और सही तरीके से स्प्रे करना। अब हम देखते हैं मोवेंटो का तरीका इस्तेमाल ताकि फसल को सफेद मक्खी और उसके बच्चों के हमले से बचाकर टिंडों से भरपूर कपास हासिल कर सकें। कपास की फसल पर 1 एकड़ पर स्प्रे के लिए 1 बाल्टी में 5 ग्लास पानी लें। इसमें मोवेंटो 125 मिलीलीटर और बायो पावर 250 मिलीलीटर मिकदार डालकर किसी लकड़ी की मदद से अच्छी तरह हिला लें। इस तरह 6 ग्लास महलूल तैयार हो जाएगा। अब स्प्रे मशीन के टैंक को साफ पानी जिसकी पीएच 6 से 7 हो आधा भर लें। फिर इसमें 1 ग्लास तैयार शुदा महलूल डालें और टैंक को पानी से भर लें। 1 एकड़ पर स्प्रे के लिए पानी की मिकदार कम से कम 100 से 120 लीटर रखें, यानी 20 लीटर वाली 6 टैंकियां। स्प्रे के लिए हालोकोन नोजल इस्तेमाल करें। स्प्रे करते वक्त लांस को सीधा रखें और बगैर हाथ हिलाए एक कतार में मुनासिब रफ्तार से स्प्रे करते हुए गुजरें और तमाम कतारों पर यकसां स्प्रे करें। याद रहे ये मोवेंटो का दूसरा स्प्रे 7 दिन के वक्फे से जरूर करें और दूसरे स्प्रे के 4 दिन बाद नताइज को जानें, यानी सफेद मक्खी के बच्चे, फी पत्ता और फसल की सेहत। मोवेंटो का इस्तेमाल फसल के किसी भी मरहले पर कर सकते हैं। बेहतर नताइज के लिए स्प्रे सुबह या शाम के वक्त करें और हासिल करें टिंडों से भरपूर कपास। मोवेंटो आजमाओ, फसल बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आप तशरीफ लाए और बाहर पाकिस्तान की तरफ से मोवेंटो का जो आपने तोहफा दिया है कपास के काश्तकारों को, बहुत ज़बरदस्त है। लेट्स होप एंड प्रे कि आप लोग आज के ज़राअत से ज़िंदगी प्रोग्राम में जो दिए गए मशवरे हैं और मोवेंटो का जो तरीका इस्तेमाल और जो आपको उसके बारे में बताया गया है उसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे और कपास की भरपूर फसल हासिल करेंगे, जो कि बायर की ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है। और ज़राअत से ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश यही की है कि आपको जो भी मालूमात चाहिए हैं एक बेहतरीन और मुनाफा बख्श फसल के लिए, वो आप तक पहुँचाई जा सके। काश्तकार साहिबान से मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है। जब भी हमने स्प्रे करना है तो लेबल पर दर्ज हिदायत को बड़े गौर से पढ़ना है और उन पर सख्ती से अमल करना है, ताकि हम खुद, हमारे बच्चे और हमारा माहौल जहर के असरात से महफूज रह सके। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज के सेशन का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि इस साल कपास की पैदावार भरपूर हो, ताकि हमारा काश्तकार ढेरों मुनाफा कमा पाए और उसके घर खुशहाली आए। आमीन।
काश्तकार भाइयों, आपसे यही दरखास्त है कि आप बायर के ज़रिए माहिरीन के मशवरों पर ज़रूर अमल करें। और जैसा कि बायर के माहिरीन सफ़ेद मक्खी के मौसर कंट्रोल के लिए मोवेंटो की सिफारिश करते हैं और बहुत से काश्तकार इस पर अमल करके और इससे फ़ायदा उठाकर कई सालों से भरपूर फसल हासिल कर रहे हैं, तो आप भी बायर के माहिरीन की बात पर तवज्जो दें, बायर के क्रॉप प्रोग्राम पर अमल करके भरपूर मुनाफा कमाएं। सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए मोवेंटो यानी टींडों से भरपूर कपास, और सब्ज़ तेला के कंट्रोल के लिए स्वांटो यानी किसान का इत्मीनान। कपास लगाएं, बायर के क्रॉप प्रोग्राम पर अमल करें और भरपूर पैदावार हासिल करके ढेरों मुनाफा कमाएं, खुश रहें और खुशियां बांटें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।